और उनके यहाँ भुखमरी कैसी थी? 16वीं शताब्दी का इंग्लैंड इतना गरीब देश था कि 3.5 करोड़ लोग वहाँ भूख से मर गए। 16वीं शताब्दी, ये उनके इतिहास में दर्ज है। ब्लैक डेथ पीरियड कहा जाता है इंग्लैंड में उसको। 3.5 करोड़ लोग मर गए थे भूख से। अब अंदाजा लगाना है ना, तो इस समय इंग्लैंड की आबादी 5 करोड़ 80 लाख की है और 3.5 करोड़ लोग भूख से मर गए, माने 60% आबादी खत्म हो गई थी। इतनी गरीबी थी उस देश। उस गरीबी ने उनको मजबूर किया था भारत आने के लिए। तो भारतीय क्यों आए? वो कहीं और जा सकते थे। भारत के बारे में उन्होंने सुन रखा था कि भारत सोने की चिड़िया है, इसलिए आए थे। और वो किसने सुनाया था इनको? भारत से पानी के जहाज व्यापार करने के लिए अफ्रीका जाया करते थे उस जमाने में। अफ्रीका जाने के लिए लंदन बीच में पड़ता है, तो ये अंग्रेज अक्सर भारत के पानी के जहाज़ों को लूटा करते थे। तो लूट में उनको सोना बहुत मिलता था, तो उनको पता चला कि भारत में सोना बहुत है, इसलिए भारत है। और यहाँ आकर उन्होंने अपनी गरीबी दूर की। भारत की तो गरीबी बढ़ाई, अपनी गरीबी दूर की थी। और 250 साल भारत को लूटने के लिए तरह तरह के कानून बनाए। टैक्स के कानून सब उसी के लिए आए, लैंड रेवेन्यू के कानून सारे उसी के लिए आए। और आपको टैक्स देना पड़े और लैंड रेवेन्यू देना पड़े 90%, तो आप चिल्लाओगे कि नहीं? तो आप चिल्ला ना सको, आपको कंट्रोल करके दबा के रखा जाए, इसके लिए अंग्रेजों ने पुलिस बनाई और उसका कानून बनाया, इंडियन पुलिस एक्ट। ये जो पुलिस होती थी ना, ये वसूली में कलेक्टर के साथ जाती थी। कलेक्टर जाता था, कमिश्नर जाता था टैक्स वसूलने के लिए, और कोई चिल्लपो ना करे तो पुलिस पीछे जाती थी मारपीट करने। और पुलिस चूंकि भारतवासियों से मारपीट करे, इसी के लिए अंग्रेजों ने हर पुलिस वाले के हाथ में डंडा पकड़ा है, जिसको आज भी पुलिस वाला लिए घूमता है। ये डंडा अंग्रेजों की देन, और कानून में ये डंडा पकड़ा है। पता है पुलिस एक्ट में क्या व्यवस्था की हुई है? आप पढ़ो ये कानून, इंडियन पुलिस एक्ट। तो इसकी सबसे बुरी जो विशेषता है कानून की, वो ये कि जो भी पुलिस वाला है उसको राइट टू ऑफेंस है, और जो भारतीय पिटने वाला है उसको राइट टू डिफेंस नहीं। ये है कानून। पुलिस वाला आपको डंडे से पीटे तो उसका अधिकार उसको है आपको पीटने का। आप डंडा नहीं पकड़ सकते अपने को बचाने के लिए। अगर जो डंडा पकड़ लिया तो कानून आपके खिलाफ केस दर्ज करेगा कि आपने पुलिस वाले को ड्यूटी करने से रोका। ड्यूटी क्या है? डंडे से आपको पीटना, ये उसकी ड्यूटी, ये कानून है। तो ये पुलिस जाती थी कलेक्टर के साथ, कमिश्नर के साथ मारपीट करने के लिए। तो जो किसान चुपचाप लैंड रेवेन्यू नहीं देते थे, टैक्स नहीं देते थे, उनको पुलिस डंडे मार मार के खत्म कर। ये थी पुलिस की व्यवस्था। तो पुलिस साथ में रख के, कलेक्टर साथ में रख के, कमिश्नर साथ में रख के, डिप्टी कलेक्टर साथ में रख के, ये पूरा तामझाम खड़ा किया उन्होंने एकमात्र काम के लिए, लूट लूट और लूट। अब ये सारा सरंजाम वो चलाते रहे 1947 तक, और इसी सरंजाम के खिलाफ देश में विद्रोह हुआ, बगावत हुई, जिसका नाम था 1857 की क्रांति। जब अंग्रेज मार रहे थे, पीट रहे थे, लूट रहे थे लोगों को, तो गुस्सा तो आएगा। उस गुस्से को लोगों ने इकट्ठा होकर प्रकट किया था, और 1857 में 51,316 अंग्रेजों को कत्ल कर दिया। इसी गुस्से अंग्रेजों ने कई ऐसे काम किए थे जिससे भारतवासियों को बहुत तकलीफें थी। एक तो लूटना, ये तो एक काम था। इससे भी बड़ा दूसरा काम उन्होंने किया जो बहुत खराब है। भारत के जो किसान है ना, वो खेती करते थे। उनकी खेती का मूल आधार है गाय। गाय है तो गोबर है, गाय है तो मूत्र है, गाय है तो बछड़े हैं, बछड़े हैं तो बैल है। ये सब खेती में काम आने वाली चीज़ है। तो भारत का किसान गाय आधारित खेती करता था। अंग्रेजों ने उसी किसान की गाय को काटना शुरू किया।
आपको ये एक जानकारी देना चाहता हूँ कि भारत में अंग्रेजों के पहले कभी भी किसी राजा ने गाय को नहीं काटा, औरंगजेब ने भी नहीं काटा। औरंगजेब भारत में राजा हुआ, बड़ा कट्टर, हिंदुओं का जड़ विरोधी, हिंदुओं के ऊपर टैक्स लगाए उसने, जजिया लगाया, मंदिर तोड़े, हिंदुओं को मुसलमान बनाया, लेकिन गाय कभी नहीं काटी उसने। औरंगजेब की मैंने डायरी पढ़ी है जो फारसी में लिखी है उसने, उसका अभी हिंदी अनुवाद हो गया है। उसमें वो लिखता है कि मेरे पिता ने मुझे कहा था कि भारत में राजा होने के लिए सबसे पहली क्वालिफिकेशन है गाय को मत काटना, नहीं तो एक दिन भी राजा नहीं रह पाओ। ये उसके पिता ने कहा, औरंगजेब के पिता ने। क्यों कहा था? क्योंकि उसके बाप ने ये करके देखा और उसके बाप के बाप ने भी करके देखा। बाबर के समय से ये व्यवस्था चली आई कि भारत में अगर राज्य करना है तो गाय को छेड़खानी मत, क्योंकि बाबर ये कहता था, बाबर ने बाबरनामा लिखा, उसमें ये लिखा है कि भारत के लोग वैसे तो चींटी को भी नहीं मारते, लेकिन भारत के लोगों की गाय को मारा तो नहीं छोड़ेंगे, ये कत्ल कर देंगे। ये इतने कट्टर है गाय के। तो बाबर ने गाय नहीं काटी, अकबर ने गाय नहीं काटी, शाहजहां ने गाय नहीं काटी, जहांगीर ने नहीं काटी, औरंगजेब ने नहीं काटी, किसी भी मुगल बादशाह ने गाय नहीं काटी। ये अंग्रेज थे जिन्होंने सबसे पहले गाय काटी इस देश में। और गाय काटने के लिए उनका तर्क क्या था? उनका तर्क ये था कि उनको गाय का मांस खाना भोजन के रूप में। और इंग्लैंड एक ऐसा देश है दुनिया में जो गाय मांस रोज खाता है, सुअर का मांस भी खाते हैं, पोर्क और बीफ दोनों खाते हैं। तो यहाँ आए तो गाय मांस खाना है तो गाय काटे। तो पहला कत्ल खाना शुरू किया कलकत्ता में, उस जगह का नाम है मोरी ग्राम, वो अभी भी है जगह, आप जाके देख सकते हैं। 300 गाय रोज काटते थे, 300 मोरी ग्राम। धीरे धीरे उस कत्ल खाने का विस्तार किया उन्होंने, तो 3000 गाय रोज कटने लगे। और जब अंग्रेज गए 1947 में, तब उस कत्ल खाने में 14,000 गाय रोज कटती। और मोरी ग्राम अकेला कत्ल खाना नहीं, ऐसे 350 कत्ल खाने अंग्रेजों ने बनाए। और ये कत्ल खाने उन्होंने ऐसे स्थानों पर बनाए जहां अंग्रेजों की फौज रहती है, जिस एरिया को कैंट कहते हैं, जैसे जबलपुर कैंट, जैसे मेरठ कैंट, जैसे दिल्ली कैंट, ये बरेली कैंट, ये कैंट माने अंग्रेजों की फौज का एरिया, वहीं पे कत्ल खाने खोले क्योंकि मांस वहीं चाहिए। अब 350 कत्ल खाने खोल के गए, करोड़ों गाय काटी उन्होंने इस देश में, करीब 250 करोड़। तो भारतवासी गुस्सा थे कि अंग्रेज हमारी गाय काट रहे, एक तो लूट कर रहे थे, गाय काट रहे थे, और एक खराब काम अंग्रेजों ने किया था कि भारत की माँ बहन बेटियों के साथ बहुत बदतमीजी की थी अंग्रेज। इसके तो हजारों दस्तावेज हैं कि भारत में अंग्रेज आते थे अकेले, बीवी बच्चों के साथ नहीं आते, क्योंकि हमेशा डर रहता था कब भागना पड़े भारत छोड़। तो बीवी बच्चों को लेके बहुत कम अंग्रेज आते थे, अकेले आते थे। तो शरीर की भूख और वासना को शांत करने के लिए भारत की माताओं और बहनों को इस्तेमाल किया करते थे, और उनके अधिकारी गांव-गांव घूमते थे इसी काम के लिए कि किसी भारतीय लड़की को, स्त्री को, बहन को, बेटी को उठा के लाओ। हर दिन उनका ये अभियान चलता है। एक सच्ची कहानी सुना देता हूँ। आपके पड़ोस में ये जो मंडला है ना, यहाँ एक बहुत अच्छे कुल की बहन हुआ करती थी, उसका नाम था अंजना। एक व्यापारी की बेटी थी, बहुत सुंदर थी, बहुत तेजस्वी, बहुत निडर थी। एक अंग्रेज अधिकारी की नजर पड़ गई, उठा ले गया उसको और उसके साथ महीनों बलात्कार किया। बाद में उस अंजना को ले जाकर कानपुर में एक वैश्या के हाथ उस अंग्रेज ने बेच दिया, और उस वैश्या ने उस बहन का नाम अजीजन बाई कर दिया। और अंजना के जो माता पिता थे ये ढूंढते फिरे उसको, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई। तो ढूंढते ढूंढते वो कानपुर पहुंच गए और अपनी बेटी को पहचान लिया।
बेटी ने घर आने से मना कर दिया कि अब मैं घर नहीं जाऊँगा। पिताजी ने कहा चली घर, माँ ने कहा चल, उसने कहा अब नहीं जाऊँ। तो अब तू क्या करेगी? तो उसने कहा मेरी जिंदगी का अब एक ही संकल्प है कि जिस अंग्रेज ने मेरे साथ बलात्कार किया है और जिसने मुझे वैश्या बनाया, इसका एक दिन तलवार से सिर काटूंगी, तब घर आऊंगी। तो माता पिता परेशान कि तू अंग्रेजों से लड़ाई लड़ेगी? तो उसने कहा हाँ लड़ूंगी। तो तुझे मदद कौन करेगा? तो उसने कहा मेरा एक भाई है, वो करेगा, मैंने उससे बात कर रखी। तो पिताजी ने पूछा वो भाई कौन है? तो उसने नाम लिया तात्या टोपे। तात्या टोपे से बात की, वो मेरी मदद करे। और एक बार तात्या टोपे ने उस बहन की मदद की। हुआ क्या कि जब 1857 का संग्राम कानपुर में हुआ तो तात्या टोपे ने अपनी तलवार दी उस बहन को कि अब ले ये तलवार और काट जाते उसको। तो उसने कहा वो सैनिक है कहाँ? उसने कहा यही है कानपुर छावनी में, मैंने पता किया। तो अजीजन भाई ने कहा ठीक है। तो उसने कहा अकेले मत जाना, अपने साथ और कुछ बहनों को लेके जाओ। तो उसने कहा मेरी जैसी यहाँ पर 400 बहनें हैं जिनको अंग्रेजों ने इसी तरह से बेचा। तब तात्या टोपे ने हर बहन को तलवार पकड़ा और वो 400 बहनों ने अपनी एक टुकड़ी बनाई और उस टुकड़ी की नेता थी अजीजन बाई और उसने अंग्रेजों की छावनी पर हमला किया और इन 400 बहनों ने करीब 1115 अंग्रेजों के सिर काटे। कत्लेआम मचा दिया। कानपुर में कभी आप जाएं तो कानपुर में अंग्रेज सैनिक जिनके सिर काटे गए थे उनकी कब्रें हैं, क्योंकि उनको तो जमीन में दफन किया जाता है। उन पे जो लिखा है वो आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि भारत की बहनों में कितनी वीरता रही। तो अंग्रेजों के खिलाफ भारत में जो कुछ हुआ उसके कई कारण थे। एक तो माँ बहन बेटियों की बेइज्जती की उन्होंने, हमारी संपत्ति लूटी इस देश में से, टैक्स बहुत लगाए, किसानों को बर्बाद किया, किसानों की जमीनें छीनी अंग्रेजों ने, लैंड एक्विजिशन एक्ट बना, डलहौजी ने करोड़ों किसानों से जमीनें छीनी। और फिर एक काम अंग्रेजों ने किया था कि भारत के जो हिंदू और मुसलमान सैनिक हुआ करते थे अंग्रेजों की सेना में, उनका धर्म भ्रष्ट किया। जो हिंदू सैनिक थे ना, उनके मुंह में जबरदस्ती अंग्रेज गाय का मांस ठूंसते थे और जो मुस्लिम सैनिक थे उनके मुंह में सूअर का मांस। ऐसे अत्याचार अंग्रेजों ने किए थे। इन अत्याचारों के कारण भारतवासियों का गुस्सा भड़क गया था और भारतवासियों ने 51,316 अंग्रेजों का कत्लेआम कर दिया और भारत अंग्रेज विहीन हो गया था। सारा भारत आजाद हो गया था 19 सितंबर 1857 को ही। तब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि तब 1947 तक हमें इंतजार क्यों करना पड़ा जब हम आजाद हो गए 1857 में? वो हुआ ये कि जब अंग्रेजों का कत्लेआम हो गया ना, तो कुछ अंग्रेजों के जो नीचे स्तर के कर्मचारी थे, जैसे रोटी बनाने वाले रसोई, जैसे झाड़ू पोछा लगा, ये वापस लंदन गए और इन्होंने कहानी सुनाई कि भारत में क्या हुआ है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहस हुई कि हमें तो भारत को फिर से गुलाम बनाना है, भारत को हम छोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भारत में अभी लूटने के लिए बहुत सारा धन बाकी है, फिर दोबारा गुलाम बनाना है हमें भारत को। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जबरदस्त बहस हुई इस पर। उस बहस में ये तय हुआ कि भारत को दोबारा गुलाम बनाने के लिए सैनिक कहाँ से आएंगे, अब तो हमारे पास इतने सैनिक हैं नहीं। तो अंग्रेजों ने कहा कि चिंता मत करो, भारत में कुछ ऐसे राजा महाराजा हैं, हम उनसे सैनिक ले लेंगे और उनकी मदद से भारत को फिर गुलाम बनाएंगे। जिस अंग्रेज ने ये सुझाव दिया उसका नाम था विलियम विल्बरफोर्स। उसको बहुत सारे अंग्रेजों ने पूछा कि कौन ऐसे राजा महाराजा हैं जो हमें मदद करेंगे। तो विल्बरफोर्स ने कहा चिंता मत करो, ऐसे बहुत हैं जो हमारे गोरे रंग पे ही फिदा हैं और हम जब उनको जाएंगे ना मदद मांगने, तो हम जितनी मांगेंगे उससे ज़्यादा मदद करेंगे। हम पानी मांगेंगे वो दूध देंगे, हम दूध
मांगेंगे वो रबड़ी खिलाएंगे हम, ऐसे राजा हैं भारत में। तो बिल्वर फोर्स को सारे अंग्रेज सांसदों ने एक ही प्रश्न किया, अच्छा बताओ कौन एक राजा है ऐसा? तो उसने सबसे पहला नाम लिया जीवाजी राव सिंधिया, कि जीवाजी राव सिंधिया भारत में एक ऐसा राजा है जो अंग्रेजों को हमेशा मदद करेगा। तो बिल्वर फोर्स को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा चिट्ठी लिखो उसको, तो उसने कहा चिट्ठी नहीं, मैं तो ऐसे ही मौखिक कह दूंगा तो वो मदद करेगा, तुम बात मेरी मान लो। फिर उनसे पूछा गया दूसरा राजा बताओ, तो उनका दूसरा राजा है पटियाला राजघराने का। पटियाला राजघराना माने कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब का मुख्यमंत्री, उसके बाप दादे अंग्रेज मानते थे कि ये हमारे ही लोग। सिंधिया घराना तो आप सब जानते हो, अंग्रेज कहते थे ये तो हमारे ही लोग, ये भारत के नहीं। फिर तीसरा राजघराना नाभा, नाभा एक रियासत है पंजाब में। चौथा राजघराना जींद, पांचवा राजघराना हैदराबाद। ऐसे 70 राजघरानों की लिस्ट बनी और अंग्रेजों ने फिर इन राजघरानों को संपर्क किया और इन राजघरानों ने अपनी सेना अंग्रेजों को दी। सिंधिया राजघराने ने 1,40,000 सैनिकों की सेना अंग्रेजों को भेंट की, करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं के साथ। पटियाला राजघराने ने 86,000 सैनिकों की सेना अंग्रेजों को भेंट की, करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं के साथ। तो अंग्रेजों के पास 3.5-4 लाख से बड़ी फौज हो गई। तो थोड़े से अंग्रेज वापस आए और इतनी बड़ी फौज उनको भारत में मिली। इसी फौज की मदद से अंग्रेजों ने हमला किया क्रांतिकारियों पर और उस हमले में झांसी की रानी शहीद हुई, नाना साहब पेशवा शहीद हुए, तात्या टोपे शहीद हुए, अवंतीबाई शहीद हुई, 7,32,780 क्रांतिकारी उसमें शहीद हुए और भारत फिर से अंग्रेजों का गुलाम हो गया। जो ये राजघराने गद्दारी नहीं करते तो भारत तो 1857 में ही आजाद हो गया। इनकी गद्दारी में देश को दोबारा बनाना। मेरे दिल का कोई दर्द पूछे कि क्या आपके दिल का दर्द क्या है जो आप ये भारत स्वाभिमान में जुड़े हैं, तो मेरा एकमात्र दर्द है दिल का वो ये कि जिन शहीदों ने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान कुर्बान की है, उनके परिवार के लोग दर दर भटक रहे हैं और भूखे मर रहे हैं। और जिन राजघरानों ने गद्दारी की है इस देश के साथ, वो देश की सत्ता व्यवस्था चला, ये मेरे दिल का है। मैं आपको मेरे जीवन की एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। कहानी ये है, एक बार मैं कानपुर गया, कानपुर रेलवे स्टेशन से बाहर आ रहा था। तो बाहर आते आते चाय की छोटी छोटी कुछ दुकानें, तो उसमें से एक दुकान पर एक माँ, एक बेटी और एक बेटा आपस में बहस कर रहे थे। माँ की उम्र करीब 45 साल के आसपास, बेटी की उम्र 14-15 साल के आसपास और बेटा कुछ 10-11 साल का। मैं निकल रहा था चाय की दुकान के सामने से, स्टेशन की बात है, कानपुर रेलवे स्टेशन से बाहर शहर साइड में, सिटी साइड में। तो बेटी अपनी माँ से कह रही थी कि माँ हम इतने गरीब क्यों हैं। अपनी माँ से पूछ रही थी वो बेटी कि हम इतने गरीब क्यों हैं, और ये कान में मेरे पड़ गया। मैंने कहा 14 साल की बेटी ये सवाल कर रही है हम इतने गरीब क्यों हैं, इसका माने ये कोई सेंसिटिव परिवार है, ये कोई साधारण परिवार है जो अपनी गरीबी का सवाल 14 साल की उम्र में पूछे अपनी माँ से। मैं तुरंत गया और मैंने उनका परिचय लिया, तो पता चला वो तात्या टोपे के परिवार के लोग, और अपनी गरीबी को मिटाने के लिए चाय बेचकर अपना घर चलाया। हमने उनको ये दिया है आजादी के इनाम। तो जिस तात्या टोपे ने अपनी जवानी लुटा दी इस देश पर, उसके परिवार के लोग चाय बेचे, और जिस सिंधिया खानदान ने देश बेच दिया अंग्रेजों का, उसके परिवार के लोग मुख्यमंत्री बने इस देश में। उसके परिवार के लोग वाणिज्य मंत्री बने इस देश में, और उसके
खानदान के लोग सब पार्टियों में घुसे हैं इस देश में, आधे कांग्रेस में, आधे बीजेपी में, ताकि सत्ता घर में रहे। बीजेपी का राज आए तो उनकी सत्ता रहे, कांग्रेस का आए तो उनकी सत्ता रहे। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता इस देश में। जिन्होंने शहीदों के कफन बेच के खाए, हमने उनके हाथ में देश दे रखा है, और जिन्होंने देश के लिए जवानी लुटा दी, उनके परिवार के लोग चाय बेचकर गुजारा करें, तो भारत की आजादी की लड़ाई के लिए ये सबसे करारा तमाचा है। इससे ज्यादा कोई कठोर टिप्पणी मैं कर नहीं सकता इस देश की राजनीति। और उस दिन से मैंने संकल्प किया है मेरे जीवन में कि मुझे ये देश की व्यवस्था बदलनी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। पता नहीं तात्या टोपे जैसे कितने शहीदों के परिवारों के साथ में हुआ। थोड़े दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा था कि शहीद आजम भगत सिंह के परिवार के लोग एक छोटी सी बात से परेशान हैं कि शहीद आजम भगत सिंह की लिखी हुई कुछ चिट्ठियां और उनकी डायरी लाहौर सेंट्रल जेल में पड़ी हुई है और भारत सरकार उसको लाने को तैयार नहीं है। शर्म से डूब जाता है इसे। हमारी सरकार को कोई फिक्र नहीं। उनका संदूक पड़ा हुआ है लाहौर सेंट्रल जेल में, क्योंकि उनको फांसी वहीं हुई थी लाहौर सेंट्रल जेल। खुदीराम बोस एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए जिनको लंदन में फांसी पर चढ़ाया गया। उनका डेथ सर्टिफिकेट अभी तक लंदन में ही पड़ा हुआ है। भारत सरकार को फुर्सत नहीं है उसे वापस लाने की। मदन लाल धींगरा, आपने नाम सुना होगा, एक बहुत बड़े क्रांतिकारी जिनको लंदन में फांसी हुई। उनका डेथ सर्टिफिकेट लंदन की पेंटोविल जेल में पड़ा हुआ है। अभी तक उसे लाने का भारत सरकार को फुर्सत नहीं मिला। विनायक दामोदर सावरकर जितने साल लंदन में रहे, उन्होंने वहां पर वकालत की पढ़ाई पढ़ी थी, विनायक दामोदर सावरकर ने, लेकिन अंग्रेजों ने उनको डिग्री नहीं दी थी वकालत। अंग्रेजों ने उनके साथ बहुत बड़ा अत्याचार किया। पढ़ाई पूरी की, परीक्षा पास की, अंग्रेजों ने डिग्री नहीं दी थी। उसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। उनकी डिग्री आज तक अंग्रेजों की सरकार के पास ही पड़ी है। हमारी सरकार को फुर्सत नहीं है उसे भारत लाने की। और ऐसे में सैकड़ों किस्से सुना सकता हूं। जो देश अपने क्रांतिकारियों के साथ ऐसा सलूक करता है, उस देश की आजादी सुरक्षित नहीं रह सकती। वो देश बार बार गुलाम होने के लिए अभिशप्त होता है। और जिस देश के वित्त मंत्रियों को ऐसा भाषण देने में मजा आता हो कि हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं जो वो भारत में आए, तो ऐसे देश की आजादी खतरे में है। जब वित्त मंत्री ये कहे कि हम अंग्रेजों के आभारी हैं जो वो भारत में आए, मतलब ये है कि जो देशद्रोही हैं, जो गद्दार हैं, जिनको सवाल पूछे जाने चाहिए बड़े चौराहे पर, वो सब सत्ता व्यवस्था को संभाले और मजा लूटे, मलाई लूटे इस देश की। पहले भी मलाई खाई उन्होंने इस देश की, आज भी वही मलाई खाई इस देश की। और जिनकी भरी जवानी लूट गई इस देश के लिए, उनके वंशज चाय बेचे, ये हमारे लिए बहुत अपमानजनक सवाल है जिसका समाधान ढूंढना ही पड़ेगा। और इसी का समाधान ढूंढने के लिए भारत स्वाभिमान अभियान होना शुरू। इस अभियान की भूमिका ये है। ये भारत स्वाभिमान क्या करने वाला है? ये वो करने वाला है जो क्रांतिकारियों ने करते करते अधूरा छोड़ा है। 1857 में हमारे क्रांतिकारियों ने गोरे अंग्रेजों को मारा और 1947 में देश को आज़ाद करा लिया। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा इस देश का कि आज़ादी मिलने के बाद भी कानून इस देश में वही चल रहे हैं जो अंग्रेज बना गए थे।
वही कानून है इनकम टैक्स का, सेंट्रल एक्साइज का, सेल्स टैक्स का, रोड टैक्स का, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के टैक्स का, ऑक्ट्रॉय के टैक्स का, टोल टैक्स का, सब कानून अंग्रेजों वाले हैं। पुलिस का कानून वही है जो अंग्रेजों वाला, इंडियन पुलिस है। कलेक्टरों का कानून इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट वही है अंग्रेजों वाला। जंगल का कानून इंडियन फॉरेस्ट एक्ट वही है अंग्रेजों वाला। जमीन को छीनने का कानून वही है लैंड एक्विजिशन एक्ट अंग्रेजों वाला। और ऐसे 34,735 कानून इस देश में चल रहे हैं जो अंग्रेजों ने कभी हमको लूटने के लिए बनाए थे। अब क्रांतिकारी आधा काम करके तो चले गए, गोरे अंग्रेजों को मार के भगा दिया, लेकिन आधा काम अभी बाकी है। इन अंग्रेजी कानूनों को भगाना है देश में से, इनको जलाना है, इनको फूंकना है, इनको खत्म करना है, नहीं तो आजादी का कोई मतलब नहीं। मैं एक बात कहता हूं कि हम सिर्फ आजाद हुए हैं अंग्रेजों की गुलामी से, अभी तक हम स्वतंत्र नहीं हो पाए, क्योंकि स्वतंत्र दो शब्द है, स्व और तंत्र। स्व माने अपना, तंत्र माने व्यवस्था। हमने अभी तक अपनी कोई व्यवस्था नहीं बना पाई है इस देश में। हम अभी भी अंग्रेजों की बनाई गई व्यवस्था में ही जी रहे हैं। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो अंग्रेजों वाली है। आपको मालूम है पूरी शिक्षा व्यवस्था एक कानून से चलती है, जिस कानून का नाम है इंडियन एजुकेशन एक्ट, और ये कानून बनाया है मैकॉले ने 1840 के आसपास। उसी कानून के आधार पर हम पढ़ते हैं इस देश में। सिलेबस भी हमारा वही है जो अंग्रेज तय करके चले। हमारी जो चिकित्सा व्यवस्था है वो सब अंग्रेजों के बनाए गए कानून से चलती है, जिसमें सिवाय एलोपैथी के बाकी कुछ नहीं। एलोपैथी तो अंग्रेज लाए थे इस देश, उनके देश की चिकित्सा है, वो हमारे लिए तो काम की है नहीं। लेकिन सारे देश में एलोपैथी ही चल रही है, क्योंकि खर्चा सारा देश का एलोपैथी पर होता है। आयुर्वेद और होम्योपैथी के लिए तो पैसे नहीं है सरकार के पास, क्योंकि व्यवस्था अंग्रेजों। खेती और किसानी में जो कृषि व्यवस्था है वो सब अंग्रेजों वाली है। अंग्रेजों वाला कानून आज भी चलता है, लैंड एक्विजिशन एक्ट, जिसमें किसानों से जमीन कभी भी छीनी जाती है। अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था कि किसान भारत में जमीन का मालिक नहीं है, टेनेंट है, वही आज भी चल रहा है। अंग्रेजों ने एक कानून बनाया कि किसान जमीन में कुछ भी पैदा करे उसका भाव वो खुद तय नहीं करेगा, अंग्रेज तय करेंगे, वही कानून आज भी चल रहा है। हमारी पूरी न्याय और प्रशासन की व्यवस्था, न्याय व्यवस्था क्या है? आईपीसी नाम के कानून पे टिकी हुई है, इंडियन पीनल कोड। आईपीसी अंग्रेजों का बनाया हुआ है। सीआरपीसी पे टिकी हुई है हमारी न्याय व्यवस्था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वो अंग्रेजों का बनाया हुआ है। सीपीसी पे टिकी हुई है हमारी न्याय व्यवस्था, सिविल प्रोसीजर कोड, वो अंग्रेजों का बनाया हुआ है। इंडियन एविडेंस एक्ट, जिस पर गवाहों के बयान होते हैं, वो सब अंग्रेजों का बनाया हुआ है। कैसे न्याय मिले इस देश के लिए? हमारे देश की प्रशासन व्यवस्था अंग्रेजों की है। कलेक्टर है, कमिश्नर है, डिप्टी कलेक्टर है, तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, ऊपर से नीचे लूटने के लिए तंत्र बना रखा है। तो है कहाँ हम स्वतंत्र? अभी भी हम परतंत्र हैं, क्योंकि अंग्रेजों के तंत्र में जी रहे हैं। तो जब तक हम स्वतंत्र नहीं हो जाते तो शहीदों की आत्मा को शांति कैसे मिले? कई बार मुझे अपने आप पे क्रोध आता है और मैं अपने आप से ये सवाल पूछता हूँ कि हम शहीदों की शहादत को याद कैसे कर सकते हैं? भगत सिंह को याद करते हैं 23 मार्च को, क्योंकि उस दिन उनको फांसी हुई थी। फांसी किस लिए हुई थी? भगत सिंह ने एक अंग्रेज अधिकारी को गोली मारी थी, उसका नाम था सैंडर्स। क्यों गोली मारी थी? क्योंकि सैंडर्स ने भारत के एक क्रांतिकारी को लाठियों से इतना पीटा था कि उनकी जान चली गई थी, लाला लाजपत राय। और सैंडर्स ने लाला जी पर जब लाठियां बरसाई तो भगत सिंह ने उसके खिलाफ केस किया था, सैंडर्स के खिलाफ। उस केस में सैंडर्स जीता था, भगत सिंह हार गए थे। और जीता कैसे था? सैंडर्स के लिए कहा गया अदालत के द्वारा कि इसको राइट टू ऑफेंस है और लाला जी को राइट टू डिफेंस नहीं, माने लाठी मारने का अधिकार है। तो सैंडर्स बाइज्जत बरी हुआ। तब भगत सिंह ने कसम खाई थी कि अंग्रेजी न्याय ने मुझे तो न्याय नहीं दिया, अब मैं इसको मारूंगा तब न्याय मिलेगा मुझे, इसलिए मारा था सैंडर्स को।
तो जिस गलत कानून के चलते भगत सिंह को फांसी हुई, इंडियन पुलिस एक्ट, वो कानून अभी भी चल रहा हो तो भगत सिंह को श्रद्धांजलि दे कैसे सकते हैं हम? कई बार तो मुझे लगता है कि हम तो पाखंड बहुत करते हैं। 2 अक्टूबर को जाते हैं, गांधी जी की समाधि पे प्रदक्षिणा लगाते हैं, कितना बड़ा पाखंड। गांधी जी कहा करते थे कि अंग्रेज चाहें तो भारत में रह सकते हैं मेहमान बनकर, अंग्रेजियत हमें नहीं चाहिए। अंग्रेजियत माने अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी नियम, अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी शिक्षा। गांधी जी कहते थे ये भगाओ। उन्हीं गांधी जी को हम श्रद्धांजलि देते हैं हर 2 अक्टूबर तक। अंग्रेजी हमने रखी हुई है भाषा के रूप में, शिक्षा के रूप में, और गांधी जी को श्रद्धांजलि देते हैं। गांधी जी को एक बार एक अंग्रेज पत्रकार ने पूछा था कि बापू, आपको अगर भारत का एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दें तो क्या करोगे? मजाक में पूछा था, BBC के एक रिपोर्टर। तो गांधी ने कहा, एक दिन की बात कर रहे हो, मुझे तो 1 घंटे के लिए बना दो बस। 1 दिन तो बहुत है मेरे लिए, मैं तो 1 घंटे के लिए बना प्रधानमंत्री, तो क्या करूँगा? तो गांधी ने कहा, सबसे पहले अंग्रेजी भाषा को खत्म करूँगा। फिर उसने पूछा और क्या करोगे? तो उन्होंने कहा, सबसे बाद दूसरा काम, ये शराब बंद कराऊंगा पूरे देश में। फिर तीसरा काम क्या करोगे कि गोहत्या के जो कत्ल खाने चलते हैं इनको बंद करा दूंगा। फिर चौथा काम, ऐसे 20 काम उन्होंने गिनाए और उन्होंने कहा ये 1 ही घंटे में कर दूंगा और उसके बाद इस्तीफा देके कर दूंगा। तो उस अंग्रेज पत्रकार ने कहा, बापू ये काम इतना आसान है क्या? तो उन्होंने कहा, इतना मुश्किल भी नहीं जो तुम कह रहे हो। 1 घंटा तो बहुत होता है, उसमें 60 मिनट होते हैं। मैं तो 1-1 मिनट में फैसला करूंगा तो 60 फैसले करूंगा। तो जो गांधी ये कहा करते थे कि अंग्रेजों को हटाया नहीं, अंग्रेजी भाषा को भी हटाना, कत्ल बंद कराना है, गाय का कत्ल खाने बंद कराना, अंग्रेजी शिक्षा हटानी है, उस गांधी को हर 2 अक्टूबर को जाकर हम प्रदक्षिणा करें तो पाखंड नहीं हो गया? कत्ल खाने चले देश में, गाय कटे, अंग्रेजी शिक्षा चले और महात्मा गांधी को हम जय करें, ये तो पाखंड ज्यादा हो रहा है। और ये पाखंड तो हमारे नेता ज्यादा है। मुझे तो बड़ी शर्म आती है, हमारे देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, इनके कमरे में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा फोटो लगा है, जहां वो बैठते हैं प्रधानमंत्री की हैसियत से, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और इन्होंने इस देश में एक ऐसा कानून बना दिया जिसमें नमक 25 पैसे किलो से 7 रुपए किलो हो गए। नमक, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह का कारनामा है। नमक इस देश में 25 पैसे किलो बनता था और बिकता था। आपने खरीदा है, मैंने खरीदा, बहुत महंगाई हुई तो 50 पैसे किलो खरीदा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब इस देश में पहली बार वित्त मंत्री बने तो इनकी पहली तलवार नमक पे ही चली। 25 पैसे किलो का नमक 7 रुपए किलो करा दिया और अब वो नमक 12 रुपए किलो हो गया। और कमरे में महात्मा गांधी की सबसे बड़ी फोटो है। हाँ, कभी भी देखना, टीवी पे जब भाषण आता है ना तो पीछे वो फोटो दिखाई देती है महात्मा। उस महात्मा गांधी ने 1930 में अंग्रेजों के नमक कानून के खिलाफ सत्याग्रह किया था, क्योंकि अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगा दिया था और नमक महंगा हो गया। तो गांधी जी का कहना था कि नमक सबसे सस्ता मिलना चाहिए इस देश के लोगों को, और अगर अंग्रेज नमक महंगा करेंगे तो मैं अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह करूंगा। और अंग्रेजों को उन्होंने झुका दिया था और अंग्रेजों ने गांधी जी के सामने झुकते हुए नमक का कानून वापस लिया था और नमक सस्ता था। तो गांधी जी अंग्रेजों से तो जीत गए, इन काले अंग्रेजों का क्या करें? गोरे अंग्रेजों को तो परास्त कर दिया, मान लिया अंग्रेजों ने कि नमक सस्ता ही बिकना चाहिए। इन काले अंग्रेजों का क्या करें जो गांधी जी का फोटो अपने कमरे में लगा के बैठे हैं और 25 पैसे किलो का नमक 12 रुपए किलो बिकवा रहे, सारे देश को लूट रहे हैं। नमक तो बनता है फोकट में, आपको मालूम है? समुद्र का पानी होता है, सूरज की रोशनी होती है, सूरज की रोशनी मुफ्त की है, समुद्र का पानी मुफ्त का, तो नमक 12 रुपए किलो क्यों बिकना चाहिए? और जो नमक एक साल में 1 करोड़ 35 लाख मीट्रिक टन खाया जाता हो, वो तो सबसे सस्ता बिकना चाहिए।
अगर 25 पैसे किलो का नमक 50 पैसे किलो आपको बेचा जाए तो मुनाफा 100% है, और 25 पैसे किलो का नमक 2.5 रुपये किलो बेचा जाए तो मुनाफा 1000%, और 25 पैसे किलो का नमक अगर 5 रुपये किलो बेचा जाए मुनाफा, और 25 पैसे किलो का नमक 7.5 रुपये किलो बेचा जाए मुनाफा, और 25 पैसे किलो का नमक 10 रुपये किलो बेचा जाए मुनाफा, और 12 रुपये किलो बेचा जाए तो मुनाफा 5000% से ज़्यादा है इस देश में। जहाँ 84 करोड़ लोग इतने गरीब हों जो एक दिन में 20 रुपये खर्च न कर पाते हों, उस देश में नमक 12 रुपये किलो बिके। शर्म है इस देश के नेताओं पर और इस देश के नेताओं की द्वारा बनाई गई नीतियों पर। इसलिए हम लोगों को लगता है कि कुछ करना चाहिए इस देश, और क्यों करना चाहिए हम मानते हैं विनम्रता पूर्वक। ये कठोर बात कहने के लिए आप मुझे माफ करेंगे, 15 अगस्त 1947 को इस देश में आज़ादी नहीं आई, बस सत्ता का हस्तांतरण हुआ। गोरे अंग्रेजों के हाथ की सत्ता काले अंग्रेजों के हाथ में आई और कुछ नहीं हुआ। वो गोरे अंग्रेज थे, बाहर से आते थे, लूट के ले जाते थे। ये काले अंग्रेज हमारे बीच में से सत्ता के शीर्षों पर पहुंचे हैं और अब लूट रहे देश। फर्क कुछ नहीं, लूट वो भी रहते, लूट ये भी रहते। अंग्रेजों ने लूट लूट कर अपना घर भरा, इन काले अंग्रेजों ने 63 साल में लूट लूट कर अपना घर भरा है। देख लो सबके घरों में झांक के। हमने भारत के 80,000 नेताओं की एक सूची बनाई, 80,000, जिसमें कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी के भी हैं, जनता दल के भी हैं, सीपीएम सीपीआई के भी हैं। वो सूची किस आधार पर बनाई है कि ये 80,000 नेताओं ने जब आज़ादी के बाद इस देश की सत्ता व्यवस्था में कोई भी पद संभाला, कोई भी पद, वो किसी नगर के महापौर हो गए, वो कहीं के मुख्यमंत्री हो गए, वो कहीं के केंद्रीय मंत्री हो गए, पूरे भारत के 33 राज्यों में 80,000 नेता ऐसे हैं जिन्होंने कोई भी संवैधानिक या प्रशासनिक पद संभाला, उसके पहले तक उनके घर में कुछ नहीं था, शून्य था, जीरो। और इन 80,000 नेताओं के खातों में इस समय सारे देश के खून पसीने की कमाई से लूटा हुआ 258 लाख करोड़ रुपए जमा है अब इस समय इन्हीं 80,000 नेताओं के खातों में। ये दिया है इन्होंने देश को। पहले लूटा गोरे अंग्रेजों ने तो उनको 250 साल लगे 300 लाख करोड़ लूटने में। इन 80,000 नेताओं ने तो 63 साल में ही लूट लिया 258 लाख करोड़ और जमा कर दिया विदेशी बैंकों में, स्विस बैंकों में जमा है, पनामा की बैंकों में जमा है, ट्रिनिडाद की बैंकों में जमा है, टोबैगो की बैंकों में जमा है। 70 देश हैं दुनिया में जहां के खातों में इन नेताओं का धन जमा है। 258 लाख करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, ये इतनी बड़ी रकम है कि इसमें 25 साल देश का बजट चल सकता है बिना एक पैसा टैक्स लिए हुए। ये इतनी बड़ी रकम है कि 5 साला योजनाएं हम बनाएं तो कम से कम इस देश में 5 से 7 5 साला योजनाएं बना सकते हैं। ये इतनी बड़ी रकम है कि इस रकम से अगर सोना खरीद लिया जाए तो भारत के 6,38,365 गांव की एक एक सड़क पर 10 मिलीमीटर मोटा सोने का पतरा बिछाया जा सकता है। ये इतनी बड़ी रकम है, मामूली रकम नहीं। 258 लाख करोड़ को अगर आप लिखोगे ना कैलकुलेटर में, फेल हो जाता है कैलकुलेटर। हाँ सच में, कैलकुलेटर में 12 अंक आते हैं और 258 लाख करोड़ लिखने में 17 अंक लगते हैं, इतने जीरो लगते। इतनी बड़ी रकम नेताओं ने लूटी 63 साल। कैसे लूटी, एक उदाहरण बताता हूं। मधु कोड़ा नाम का एक काला अंग्रेज है इस देश, वो 2 साल के लिए मुख्यमंत्री हो गया झारखंड में।
और झारखंड भारत का सबसे गरीब राज्य है, वहां वो 2 साल मुख्यमंत्री हो गए। कैसे हो गया ये भी अद्भुत है। वो पहला और आखिरी मुख्यमंत्री इस देश में जो निर्दलीय हो गया। हाँ सच में उसकी कोई पार्टी नहीं थी, निर्दलीय था और मुख्यमंत्री हो गया। कैसे? 2 पार्टियों ने समर्थन दिया, एक कांग्रेस और एक लालू यादव का जनता दल, दे दिया समर्थन, हो गया मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री रहा 2 साल। 2 साल में उसने 5,600 करोड़ रुपए लूटे। झारखंड जैसे सबसे गरीब राज्य में से। अभी आप मालूम है वो जेल में है, तो सीबीआई वालों ने पूछा भाई कि ये 5,600 करोड़ जो तुमने लूटा है इसमें कौन कौन हिस्सेदार है? तो उसने कहा सब हिस्सेदार हैं जिन्होंने मुझे सत्ता में बिठाया। उसने कहा अभी उसी दिन से पूरे मामले पे लीपापोती चल रही। उसके एक दिन पहले तक सारी सरकार चुस्ती से उसके पीछे पड़ी थी, सीबीआई। जैसे उसने ये कहा कि इस लूट में तो सब हिस्सेदार हैं जिन्होंने मुझे सत्ता में बिठाया, उसी दिन से सीबीआई ने मामले को रफा दफा करने का काम शुरू कर दिया, क्योंकि अब नाम खुलेंगे उसके, और नाम खुलेंगे तो सरकार चलाना मुश्किल हो जाए। ऐसे लूटते हैं। अब आप जरा सोचो एक ही बात कि 2 साल में झारखंड जैसे गरीब राज्य में से कोई मुख्यमंत्री अगर 5,600 करोड़ लूट सकता है, तो जो मुख्यमंत्री 10-10 साल रह लिए भारत के सबसे अमीर राज्यों